जय हिंद दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल अलीगढ़ 81 में मैं विजेंद्र कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। मैं मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारत की श्रृंखला को पढ़ा रहा हूं। इस आधुनिक भारत की श्रृंखला में हम महात्मा गांधी से लेकर भारत की आज़ादी तक सभी भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इन से रिलेटिव आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आते हैं, उन सभी टॉपिक्स को हम एक क्रम श्रृंखला में पढ़ रहे हैं। उसी क्रम श्रृंखला में जो आज आपका टॉपिक है वो है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। इससे बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो देर ना करते हुए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। चलिए, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। इससे रिलेटिव आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन बेटा पूछे जाते हैं। तो देखो बेटा, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। कांग्रेस उस समय सभी राजनीतिक दलों में सबसे बड़ी क्या था बेटा, सबसे बड़ा दल था। और ये दल गांधी जी को फॉलो करने वाला था, यानी गांधी जी की विचारधारा को मानने वाला था। ये हिंसा में विश्वास नहीं रखता था, ये अहिंसा के मार्ग पर चलने वाला एक राजनीतिक दल था। अर्थात बातचीत के माध्यम से भारत की आज़ादी के लिए ये दल लड़ रहा था अंग्रेजों से। कांग्रेस किस प्रकार एक राजनीतिक दल बना और कांग्रेस का गठन किसने किया, ये हम पूरा का पूरा एक कांग्रेस के अलग चैप्टर में इसको पढ़ेंगे। फिलहाल पहले हम कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन को पढ़ लेते हैं 1929 को। तो देखिए बेटा, कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में आयोजित किया गया, यानी 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन जो कहाँ आयोजित किया गया, लाहौर में आयोजित किया गया। और किस कब तक रहा, 25 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर 1929। तो देखो बेटा, कांग्रेस प्रति एक वर्ष यानी हर वर्ष 25 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर तक एक क्या करता था बेटा, एक क्या करती थी, वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया करती थी। लेकिन इस बार इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। तो पहला क्वेश्चन ये आता है, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता किसने की, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो बेटा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही यहाँ पर इस अधिवेशन में कांग्रेस के सामने अंग्रेजों से पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पेश किया था। यानी जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इन्होंने कांग्रेस के सामने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पेश किया। पहली बार कांग्रेस के किसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा गया था। अभी पूर्ण स्वराज क्या था, पूर्ण स्वराज का मतलब था कि भारत में इंडिविजुअल सरकार होगी और भारत किसी के अधीन काम नहीं करेगा। यानी कहने का मतलब यह है कि इंग्लैंड की महारानी होगी, भारत की महारानी नहीं होगी। नेक्स्ट देखो बेटा, ये जो आप इमेज देख रहे हो, ये हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू की है। ऐसा भारत का कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को ना जानता हो। तो देखो, नोट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पहले लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए जो प्रस्ताव पेश किया गया था, उसमें किसका नाम रखा गया था, वो नाम रखा गया था किसका, गांधी जी का। परंतु गांधी जी ने स्वयं अपने नाम को क्या कर लिया बेटा, वापस ले लिया था और अपने नाम के स्थान पर किसका, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का नाम रखा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू का ही नाम उन्होंने क्यों रखा था, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझना। अभी साइमन कमीशन जब भारत में आया और साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट पेश करने से पहले अपनी जो रिपोर्ट बनाई, उस रिपोर्ट का भारत में जोरों शोरों से क्या हुआ था बेटा, विरोध हुआ था। तो भारत सचिव जो थे उस समय लॉर्ड बर्किनहेड, तो लॉर्ड बर्किनहेड ने भारत की जनता को यानी कांग्रेस को और सभी राजनीतिक दलों को ये चुनौती दे डाली थी कि अगर वो यदि वो अपना कोई अधिवेशन या कानून बनाकर लाते हैं और सर्वसम्मति से, उस समय भारत के अंदर 29 राजनीतिक पार्टियां बेटा क्या करती थी, काम कर रही थी, जो क्षेत्रीय पार्टी के रूप में थी। उसने कहा कि सभी क्षेत्रीय पार्टियों से आप क्या कर लो, सर्वसम्मति से उस कानून को पास करा लो, हम आपके लिए क्या बना देंगे, वो आपका कानून या संविधान बना देंगे। तब बेटा उस चुनौती को जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू जी ने स्वीकार किया कांग्रेस की ओर से, और कांग्रेस ने
बेटा मोतीलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। उस समिति ने बेटा क्या बनाया, एक रिपोर्ट बनाई। उस रिपोर्ट को मिनी संविधान कहा गया, पूर्वगामी संविधान कहा गया, उसे हमारे संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। तो जो मोतीलाल नेहरू थे, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में भारत के लिए पूर्ण स्वराज की मांग को पेश नहीं किया था। वहां उन्होंने भारत के लिए डोमिन स्टेट की मांग का प्रस्ताव रखा था। मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अगर आपने मेरी वह वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ नेहरू रिपोर्ट की वीडियो को आप एक बार जरूर ध्यान से देख लीजिए, तब ये टॉपिक आपको बहुत आराम से समझ में आएगा। तब मोतीलाल नेहरू जी से जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस इस बात पर क्या हो गए बेटा, नाराज हो गए थे। कहने का मतलब है पिता पुत्र में संबंध बिगड़ गए थे, क्योंकि मोतीलाल नेहरू जी ने वहां पर भारत के लिए पूर्ण स्वराज की मांग ना करके डोमिन स्टेट की मांग की थी। अब बेटा इसी बात को लेकर कि डोमिन स्टेट की मांग, तब जवाहरलाल नेहरू ने अपनी एक क्या बनाई थी बेटा, पार्टी बनाई थी, ऑल इंडिया इंडिपेंडेंट लीग। तब इस ऑल इंडिया इंडिपेंडेंट लीग के माध्यम से अंग्रेजों के सामने जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा था। लेकिन उस समय गांधी जी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू जी के बीच समझौता करा दिया, और गांधी जी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक विश्वास दिलाया था कि अगर 1929 तक अगर अंग्रेजी सरकार हमें डोमिन स्टेट का दर्जा नहीं देती है, अधिराज का दर्जा नहीं देती है, तब हम पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को क्या करेंगे बेटा, कांग्रेस के सामने रखेंगे। इसी बात को लेकर गांधी जी ने इस लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं करी थी। इसके लिए किसका नाम दिया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का नाम दिया था। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की और पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को क्या क्या बेटा पेश किया। चलिए नेक्स्ट देखिए। अध्यक्षता करने से इनकार कर दिया, और किसने कर दिया, गांधी जी ने अध्यक्षता करने से इनकार कर दिया और अपने नाम के स्थान पर किसका नाम दिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम का प्रस्ताव रखा। चलिए नेक्स्ट देखिए, आइए चलिए देखिए। जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को क्या क्या पेश किया था। ये इंपॉर्टेंट बात है कि पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को किसने पेश किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। कहाँ पेश किया था, लाहौर अधिवेशन में। लेकिन ये प्रस्ताव किसकी ओर से रखा गया था, तो रियलिटी में ये प्रस्ताव गांधी जी की ओर से रखा गया था। यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को कांग्रेस के सामने गांधी जी की ओर से रखा था। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के सामने प्रस्ताव पेश किया और कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को क्या किया बेटा, पास भी किया। तब गांधी जी ने 31 दिसंबर 1929, इज मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट, 31 दिसंबर 1929, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी छुपा हुआ, मैं आपको बताऊंगा। अगर नोट्स में आपको ना दिखे तो प्लीज़ आप अपने नोट्स में नोट डाउन कर लेना। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जब कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को पास कर दिया था, तब 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के किनारे तिरंगा फहराकर पूर्ण स्वराज की मांग को रखा। यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या किया बेटा, 31 दिसंबर 1929 को क्या किया बेटा, 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के किनारे तिरंगा फहराया और पूर्ण स्वराज की मांग को रखा। 3 जनवरी 1930 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में क्या बुलाई, एक कांग्रेस की बैठक बुलाई और इसमें कुछ प्रमुख क्षेत्रीय नेताओं को सम्मिलित किया। और ये कहाँ हुआ था बेटा, लाहौर में हुई थी बैठक। इस बैठक में, यानी ये जो बैठक हुई थी 3 जनवरी 1930 को, कहाँ हुई थी, लाहौर में। तब इस बैठक में जवाहरलाल नेहरू जी ने घोषणा की कि हम आने वाली 26 जनवरी 1930 को भारत की स्वतंत्रता के रूप में मनाएंगे। इन्होंने कहा कि हम आने वाली 30 जनवरी 1930 को क्या करेंगे, भारत की स्वतंत्रता दिवस के रूप में इसको क्या करेंगे, मनाएंगे। और यही कारण है कि बेटा हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया, अंगीकृत कर दिया गया। लेकिन इसको पूर्ण लागू जो किया गया था वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। क्यों लागू किया गया था, क्योंकि उससे ठीक 20 साल पहले
26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की क्या की गई थी बेटा, घोषणा की गई थी। हम 15 अगस्त 1947 को क्या हो गए थे, आज़ाद हो गए थे। तो इस डेट को यादगार बनाने के लिए हमने क्या किया था, हमने भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को क्या किया था बेटा, लागू किया था। यही एक डेट है 26 जनवरी को लागू करने का, कि भारतीय संविधान को 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया था, क्योंकि हमारे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इन्होंने 3 जनवरी 1930 को 3 जनवरी 1930 को पहले ही ये सुनिश्चित कर लिया था कि हम आने वाली 26 जनवरी 1931 को हम स्वतंत्रता के रूप में उसको मनाएंगे। लेकिन रियलिटी में हम क्या हो गए थे बेटा, 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गए थे। इस बैठक में सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के समांतर एक सरकार बनाने का प्रस्ताव भी पेश किया। तो क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्ताव पेश किया कि हम कांग्रेस के समक्ष क्या बनाएंगे, एक समांतर क्या बनाएंगे, एक सरकार बनाएंगे। तो वो कौन थे आपके और हमारे सुभाष चंद्र बोस जी थे। नेक्स्ट आइए। परंतु गांधी जी ने सुभाष चंद्र की बोस जी की बात को क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। यानी परंतु गांधी जी ने जो सुभाष चंद्र बोस जी ने जो बात रखी थी अंग्रेजों के समांतर सरकार बनाने की, इस बात को क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। तब गांधी जी ने कहा कि अगर अंग्रेज हमारी बात को नहीं मानेंगे तब मैं सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करूंगा, और सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या करूंगा, भारत की जनता के माध्यम से अंग्रेजों को हिलाने का क्या करेगा बेटा, काम करेगा। अभी सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था, ये हम नेक्स्ट आने वाली वीडियो में देख लेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का अर्थ क्या होता है और ये कैसे और कहाँ से शुरू किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखिए। जो बेटा तिरंगा फैलाया गया था, हमने एक शब्द दिया तिरंगा। तो ये तिरंगा, भारत का तिरंगा कैसे था, क्या था, वो देखो। भारत का राष्ट्रीय ध्वज, यानी जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है वो कैसा था, देखो 1921 से पहले राष्ट्रीय ध्वज के रूप में जिस झंडे को अपनाया गया था, यानी कि 1921 से पहले भारत का झंडा बेटा अब तक आई थिंक 6 बार, यानी लगभग 6 बार बदला जा चुका है। तो 1921 से पहले की मैं बात बता रहा हूँ, 1921 से पहले भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रूप में जिस झंडे को अपनाया गया था, उस झंडे में 3 रंग थे। ऊपरी रंग जो था वो श्वेत रंग का था, यानी सफ़ेद रंग का था। देखो जैसे ये झंडा दिख रहा है, ये ऊपरी हिस्सा किस रंग का है, श्वेत रंग का है। जो इसका बीच वाला हिस्सा था, बीच की पट्टी थी, वो हरे रंग की थी, और जो निचला भाग था वो लाल रंग का था। और इस झंडे पर बीच में क्या बना हुआ था, चरखा बना हुआ था। क्या बना हुआ था, चरखा। और ये इंपॉर्टेंट है कि 1900 पहले जो तिरंगा था भारत का, वो कैसा था बेटा, उसमें 3 रंग थे। श्वेत रंग ऊपर की ओर था, हरा रंग बीच में था, और जबकि लाल रंग क्या था, नीचे की ओर था। और बीच में क्या बना हुआ था, क्या बना हुआ था, चरखा बना हुआ था। नेक्स्ट देखो। 1921 के बाद झंडे में क्या किया गया, पुनः परिवर्तन किया गया। अब परिवर्तन करने का कारण क्या था, उस कारण को जानो। जैसे ही 1921 से पहले जो जिस झंडे को लेकर क्या कर रहे थे, जिस झंडे को लेकर भारतीय स्वतंत्रता के रूप में हम उसको स्वीकार कर बैठे थे बेटा, उस झंडे में रंग जो थे, जो श्वेत रंग जो था वो क्रिश्चियन को दे दिया गया, कि श्वेत रंग किसका, क्रिश्चियन का है। हरा रंग जो था वो मुस्लिम को दे दिया गया, और लाल रंग जो था वो हिंदुओं को दे दिया गया, हिंदुओं को रिप्रेजेंट करने लगा। बेटा सिख जो थे इस बात से क्या हो गए, नाराज हो गए। उन्होंने कहा जब हमारे लिए झंडे में कोई रंग ही नहीं है, झंडे में कोई जगह ही नहीं है, तो बेटा हम भारत की आज़ादी के लिए क्यों लड़ रहे हैं। तब सिखों को मनाने के लिए 1921 में झंडे में क्या किया गया बेटा, परिवर्तन किया गया। और ये वही झंडा है जिसे जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था बेटा, फहराया था। इस झंडे में भी 3 अलग अलग रंग थे। ऊपरी केसरी रंग था, बीच में श्वेत रंग था, और निचला हिस्सा हरे रंग का था, जैसा कि आप देख रहे हो। ऊपर केसरी रंग था, बीच वाला हिस्सा श्वेत रंग का था, और तीसरा हिस्सा जो निचला हिस्सा है वो कैसा था बेटा, हरे रंग का था। और बीच में नीले रंग से क्या बनाया गया था, एक चरखा बनाया गया था। तो बेटा अब क्या सिख मान गए, बिल्कुल मान गए, क्योंकि सिखों का जो सबसे मुख्य रंग होता है वो केसरी होता है, और भारत में भी केसरी झंडे माने जाते हैं हिंदुओं की ओर से।
तो जो केसरी रंग हुआ अब ये हिंदू और सिखों को रिप्रेजेंट करने लगा। किसको? सिखों को और हिंदुओं को। जो श्वेत रंग है उसे हमने सांप्रदायिकता के आधार पर हमने किसको दे दिया? क्रिश्चियन को दे दिया। और जो हरा रंग है वो मुस्लिम समुदाय को क्या करने लगा? इंडिकेट करने लगा, यानी उसको दर्शाने लगा। जबकि वास्तवता में ये जो रंग है ये अलग अलग चीज़ को प्रतीक करते हैं। आप मुझे बताना कि केसरी, श्वेत और हरा रंग ये किस किस का प्रतीक माने जाते हैं आज वर्तमान में। इस झंडे के रंग में इसलिए परिवर्तन किया गया क्योंकि इसे सांप्रदायिकता का रंग दे दिया गया था। इस झंडे को सांप्रदायिकता का रंग देने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि मैंने आपको बताया हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता के आधार पर सिखों ने क्या कर दिया था बेटा? झंडे को अपनाने से क्या कर दिया था बेटा? मना कर दिया था। 1931 में जो झंडा बना था, जिस झंडे को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने फहराया था, उसमें केसरी रंग जो ऊपर का था वो हिंदू और सिखों का प्रतीक माना जाता था। यानी जो हिंदू और सिखों का प्रतीक माना गया केसरी रंग। श्वेत रंग जैसे मैंने बताया ईसाइयों को दिया गया, हरा रंग मुस्लिमों को दिया गया। अंत तक आते आते 1931 में इस झंडे को कांग्रेस ने भी क्या कर लिया बेटा? स्वीकार कर लिया। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, आपको लगे कि हाँ रियलिटी में आपने कुछ सीखा है और आप आसानी से पेपर को हल कर पा रहे हैं या कर सकते हैं, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें बेटा? शेयर करें, लाइक करें, अपने चैनल को ग्रोथ करें। आपका चैनल सिर्फ शिक्षा के लिए है और इस शिक्षा को बढ़ाना हम हर एक प्रत्येक भारतीय का क्या बेटा कर